हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आज आपका 5वां वीडियो है। 5वें वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका है उससे संबंधित 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। 5वीं आपकी आज ये क्लास है। सभी लोग आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। 30 क्वेश्चनों की आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी क्लासेस आपके लिए चल रही है। ये मेरी 5वीं क्लास आप देख ही रहे हो राज्य व्यवस्था में। साथ ही साथ में अभी हमारी जो क्लासेस आपके लिए जो पीएससी 2019 की वैकेंसी आई है उसके हिसाब से जो अभी हमारी क्लासेस चल रही है। भूगोल आपको अंकित सर पढ़ा ही रहे हैं, जिसमें आपका अभी यहाँ पर आपका भारत का भूगोल चल रहा है। इधर दांगी सर की इतिहास की क्लास शायद कल लास्ट होगी, कल या परसों में सर की क्लास इतिहास खत्म हो गया। आगे सब्जेक्ट दूसरा सर स्टार्ट करेंगे। मैं मध्य प्रदेश करवा चुका हूँ। राज्य व्यवस्था की मेरी क्लास अभी चल रही है। 12-15 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ में ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है उसके लिए हमने आपके लिए वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स और जो ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे कोर्स से जुड़े हैं, पहले जो हमारे कोर्स ले रखे हैं, उन लोगों को हम नोट्स 999 रुपये में घर पहुंचा के दे रहे हैं। इसलिए और जिन लोगों को नोट्स, वीडियो प्लस सब कुछ चाहिए वो 555 रुपये में प्राप्त होगा। आपको इसमें वीडियो भी मिलेगी पूरे कोर्स से संबंधित प्री वाली। साथ ही साथ में आपके घर नोट्स भी पहुंचा दिए जाएंगे 2 दिन के अंदर अंदर। ये आपको 555 रुपये पे करने होंगे। आपको आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अगर किसी को नोट्स की जरूरत हो तो 1999 रुपये में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 100 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 125 टोटल टेस्ट होने हैं, जिसमें आपकी लगभग 25 एफएलटी होने वाली है। ये आपको 599 रुपये में प्राप्त होगी प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप पर। या कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। क्लास हम आज की स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो जल्दी बता दीजिए। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो किस के पास यह शक्ति प्राप्त है कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकें? तो जल्दी बताइए। भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग? सभी को आंसर बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग के पास? अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसके पास इसके संबंध में पावर है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर न्यायाधीश हुआ करते थे 30+1। पहले 30+1 न्यायाधीश थे, क्योंकि 30 इसके अंदर अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे और एक थे आपके कौन? मुख्य न्यायाधीश। अभी हमने संख्या बढ़ा दी गई है और संख्या कर दी हमने आपकी कितनी? 33+1, अर्थात 33 हमारे यहाँ पे अन्य न्यायाधीश है और एक जो हमारे यहाँ पे न्यायाधीश है वो है आपके कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो ये बात याद रखिएगा, अगर हमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करती है वो कौन करती है? आपकी संसद। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर आप न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर रहे हो तो इसमें आपका संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होती है वहां कौन से बहुमत से होती है? इसमें जो बहुमत लगता है वो कौन सा होता है? आपका साधारण बहुमत। और संविधान में जितने भी संशोधन आपके साधारण बहुमत से होते हैं उनके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए राज्य का निर्माण करना हो, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो, विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करना हो, ये सब के सब जो काम होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर संसद लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारे जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो कौन करती है आपके यहाँ पे वृद्धि? तो वृद्धि करती है आपकी कौन? संसद। तो जिन लोगों ने इसका आंसर संसद दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक था, हम कल ही बात कर रहे थे कि हम आपसे सुप्रीम कोर्ट और राज्य का जो आपकी विधायिका एवं कार्यपालिका है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके इसके अंदर होंगे। मैंने आपसे पूछा है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या 550? तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए।
कि विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 400 हो सकते हैं, 450, 500 या 550। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके देना है कि हमारे यहाँ की जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा, उसमें कहाँ पे कितने हो सकते हैं। सभी लोग आंसर मुझे अच्छे से दे रहे हैं, सभी लोगों का आंसर लगभग सही भी है, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा संविधान है स्पष्ट ये बात बोलता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में आपके अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या यहाँ पर बिल्कुल निर्धारित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अधिकतम की संख्या भी निर्धारित है और अधिकतम के साथ साथ ही हमारे संविधान में न्यूनतम की संख्या भी निर्धारित है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों की संख्या निर्धारित है संविधान में। विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? 500, मतलब 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम किसी भी स्थिति में 60 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ राज्य आपके अपवाद है, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे आपके 4-5 राज्य क्या है जिनकी संख्या आपकी 60 से कम मिल जाएगी। लेकिन फिर भी 4 राज्य आप अपवाद के रूप में याद रखिएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 60 से कम नहीं हो सकती। 4 राज्य आपको अपवाद में बता चुका हूं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं आपके? तो अधिकतम हो सकते हैं आपके कितने? 500। न्यूनतम कितने हो सकते हैं आपके यहाँ पे? 60। तो जिन लोगों ने इसका आंसर न्यूनतम या अधिकतम में 500 लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो कितने वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की आयु बताना है, और एक आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की आयु बताना है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोनों की आयु अलग अलग है। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश, कमेंट लिखिएगा कितनी आयु है। पहले आपको आंसर लिख के बताना है, 65-62। सभी लोगों को इसका आंसर देना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में आपके रिटायर होते हैं, और ये भी बताना है कि जो हमारा हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में आपके रिटायर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप देखोगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की आयु, तो रिटायरमेंट की आयु देखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं इनके रिटायरमेंट की आयु होती है आपकी कितनी? 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या हो जाते हैं? आपके रिटायर हो जाते हैं। जबकि आप भारत के हाई कोर्ट जितने भी राज्यों में, हमारे यहाँ पे 25 राज्यों के अंदर हाई कोर्ट है, पहले 24 हुआ करते थे, नया आंध्र प्रदेश के अंदर बन गया इसलिए 25 हो गए। तो जिन 25 राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं इनके रिटायरमेंट की आयु होती है आपकी कितनी? 62 वर्ष। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 वर्ष लगाया और इसका 62 वर्ष लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट होने की आयु 65 वर्ष होगी। तो यहाँ पे देखिएगा डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हमारे यहाँ पर की जाती है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। सभी लोग जल्दी फटाफट आंसर दे दीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मैं आपको बताऊंगा कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ज्यादा कोई क्वेश्चन के अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि पीएसएलवी जीएसएलवी आपको छोड़ने की आवश्यकता लगेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक अच्छी विधि बताता हूं। आपको आर्टिकल में 75 पढ़ाया हूं। आर्टिकल 75(1) में क्या लिखा है? आर्टिकल 75(1) में लिखा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है आपका यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है आपके किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पे आ गए, तो बताने का एक कारण था। आप इस 75 में प्लस कर दीजिए 89। कितना कर दीजिए? 89 प्लस कर दीजिए। जब आप इसमें 89 प्लस करोगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 164।
अब यहां पे देखिएगा 164 का पहला पॉइंट आप जब लिखोगे तो 164 के प्रथम पॉइंट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जहां मैंने प्रधानमंत्री शब्द लिखा है वहां पे आप क्या शब्द कर दीजिए, तो वहां पे आप लिख दीजिए आपका क्या, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां पर कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, आपके राज्यपाल के द्वारा। तो अब आपको आर्टिकल अपने आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप 75 में निवासी जोड़ते चलिए, इसीलिए कहते हैं संविधान जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल 60 के बाद, आर्टिकल 60 के बाद सॉरी आपके आर्टिकल 70 या 72 के बाद, आर्टिकल 72 के बाद आप हर आर्टिकल में 89 प्लस करते चलिए, आप अपने आप 2 आर्टिकल कंप्लीट कर पाओगे। संसद तो आप साथ में कंप्लीट कर ही लोगे, साथ ही में आपका विधानमंडल भी साथ में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 164 लगाया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो उस अनुच्छेद का नाम होगा आपका क्या, 164। और 164 आपके आर्टिकल में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप निवासी जोड़ोगे तो 9 और 5 14, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 164, और 164 नहीं है इसलिए हमको इसमें आंसर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप 163 लिखा, वहां पे 164 कर लीजिए। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 164 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, सॉरी, वो गलती से 153, 61, 62, 63 की जगह 65, 64 लिखना था, तो वो लिखना भूल गए होंगे, टाइप करने में गलती हो जाती है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 164। आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैंने बताया उस पर। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 164। नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपके लिए हम एक और ऑप्शन बना देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर लगा सकते हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब लगा दीजिए इसका आंसर। तो अब आप सभी आंसर जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। अब अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ई। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ई लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वैसे आंसर इसका 164 होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। जल्दी बताइए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको न्यायाधीश को हटाना हो, क्या मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार हटते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। जल्दी बताइए कमेंट करके। जो आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीशों को हटाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाओगे, तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपके किस प्रकार हटाए जाते हैं। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाते हैं। अब यहाँ पे अब आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप संविधान का आर्टिकल 124(4) पढ़ते हो तो आर्टिकल 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दे के रखिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यहां ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन, ध्यान रखिए कौन कौन से सदन आपके, संसद के दोनों सदन, एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा और दूसरा सदन है जिसका नाम है आपका क्या, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रारंभ हो सकती है, ऐसा नहीं कि लोकसभा में होगी, राज्यसभा में भी हो सकती है और लोकसभा में। अगर लोकसभा में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो 100 सदस्यों का पहले समर्थन जरूरी है। राज्यसभा में अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। मतलब अगर आप न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लेके आओगे तो सबसे पहले 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी होने चाहिए अगर लोकसभा के अंदर ला रहे हो तो, और राज्यसभा में ला रहे हो तो 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। फिर ये जो प्रस्ताव है जिस भी सदन में आया उस सदन के अध्यक्ष को दो, अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा के अध्यक्ष को दो, और राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के सभापति को दीजिए। जब आप जिस भी सदन के अंदर लाए उस सदन के अध्यक्ष को या सभापति को देते हैं तो अध्यक्ष या सभापति के पास ये शक्ति होती है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यीय एक समिति की नियुक्ति होती है जिसके अंदर एक 3 लोग आपके सदस्य होते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात है तो कोई अन्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश जरूर होगा, किसी राज्य के हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक वकील होगा। ये तीनों लोग आपके
उसके द्वारा किए गए कदाचार या भ्रष्टाचार की जांच करती है। अगर वह सही पाती है तो अपनी रिपोर्ट उस सदन को देती है। वह सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता, फिर यही प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता, दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, फिर आपका राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा, और जिस दिन राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए उस दिन से उसे अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे संसद में प्रक्रिया आती है, अंत में हस्ताक्षर किसके होते हैं, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। चलिए अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आंसर होगा आपका क्या, डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6वां, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। तो जल्दी बता दीजिए कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बाद आपका पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की। मैंने राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पूछा है कि राज्य की विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप विधानसभा में धन विधेयक की प्रक्रिया देखोगे कि विधानसभा, जैसे आप आर्टिकल 109 में पढ़ते हो धन विधेयक की प्रक्रिया, वैसे ही ध्यान रखिएगा ये आपकी किसके संबंध में, आपकी ये आपकी संसद के संदर्भ में अर्थात संघ के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप जब धन विधेयक लाते हो तो किसकी पहले सहमति लेनी पड़ती है आपको, तो पहले सहमति लेनी पड़ती है किसकी, आपकी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सहमति के बाद धन विधेयक आपका पेश किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप विधानसभा में देखोगे तो विधानसभा में आर्टिकल चेंज होगा, लगभग मेरे अनुमान से, मैं कंफ्यूज हूं लेकिन 199 होगा आर्टिकल। 198 धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में प्रावधान है और 199 में शायद धन विधेयक, एक बार आर्टिकल फिर भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर धन विधेयक की प्रक्रिया दे के रखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पर पेश किया था धन विधेयक, तो धन विधेयक हमेशा किसमें पेश किया जाता है आपका, तो धन विधेयक पेश होता है आपका किसमें, हमेशा लोकसभा में। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। ऐसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा में ही हमेशा धन विधेयक पेश होता, विधान परिषद में नहीं होता। बेसी शक्ति यहाँ पर विधानसभा के, विधान परिषद भी 14 दिन तक रोक सकती है, अगर नहीं पारित करेगी तो वह वैसा के वैसा ही पारित माना जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पूर्व अनुमति, अगर आप पूर्व अनुमति देखोगे तो यहाँ पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की थी, तो यहाँ पे आपकी पूर्व अनुमति किसकी होगी आपकी, तो यहाँ पे पूर्व अनुमति होगी आपकी किसकी, राज्यपाल की। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, राज्यपाल। तो बी आंसर इसका सही है, क्योंकि हमें राज्य की विधानसभा में पूछा था और विधानसभा में पेश करने से पहले आपको राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए जिन लोगों ने इसका राज्यपाल आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये आपका सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां पर वकालत कर सकते हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर हुए, बताइए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर होते हैं तो वह अपनी रिटायरमेंट के बाद किस स्थान पे जाकर अपनी वकालत कर सकते हैं। सभी को आंसर कमेंट करके बताना है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, या किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। जब न्यायाधीश रिटायर होते हैं तब बताइए वो किस न्यायालय में जाकर अपनी वकालत कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, न्यायाधीश को हटने के बाद अगर न्यायाधीश अपने पद से हट गए, मतलब रिटायर हो गए, कितने साल की आयु में, यहां पे मैं बीच में एक लाइन खींचता हूं आपको समझाने के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट का और इधर किसके, आपके हाई कोर्ट के। यहाँ रिटायरमेंट की आयु कितने वर्ष है आपकी, 65 वर्ष। यहाँ पे रिटायरमेंट की आयु कितने वर्ष है आपके, 62 वर्ष। संविधान में आर्टिकल 124 में स्पष्ट लिखी है ये बात कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर हुआ तो वह कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता, कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद उसे नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता आपका वकालत, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश। अगर कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ तो वहां भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत नहीं करेगा। लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर रिटायर होता है तो इसके पास पावर होती है कि वकालत कर सकता है, लेकिन कहां करेगा,
ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन उन हाई कोर्ट में ये वकालत नहीं कर पाएगा जिन हाई कोर्ट में जिसने आपके न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वहां नहीं। जहां जहां हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया वहां वकालत नहीं कर सकता। बाकी सभी न्यायालय जो हाई कोर्ट होंगे, बाकी जितने भी राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होंगे, सभी जगह कर सकता है। और साथ ही साथ आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपका ये क्या कर सकता है, वकालत। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के बाद वकालत कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट में नहीं कर पाएंगे जिस राज्य के हाई कोर्ट के अंदर वहां न्यायाधीश रहे वहां, और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते, लेकिन ये कहीं पर भी आपके वकालत नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे यहाँ पे सेवानिवृत्त होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछा था, अर्थात मैंने यहाँ से आपके सुप्रीम कोर्ट का पूछा था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी भी न्यायालय में आपका वहां वकालत नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। राज्य महाअधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि राज्य महाअधिवक्ता का प्रावधान किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 166। अगर आपको महान्यायवादी पता है तो आप राज्य महाअधिवक्ता का आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि अगर राज्य महाअधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में देखे रखा है, 163, 164, 165 या 166। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि किस आर्टिकल में आपके महाअधिवक्ता का प्रावधान आपका यहाँ पे देके रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब समझिए आर्टिकल, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 76, यहाँ पे आपका किसका वर्णन है, तो यहाँ पे वर्णन है आपके किसका, महान न्यायवादी। महान न्यायवादी का वर्णन है आर्टिकल 76 में। मैंने आपको एक मेथड बताई है, इसमें 89 प्लस करिए। जब आप 89 प्लस करोगे तो आप अपने आप के इस आर्टिकल में पहुंच जाओगे, तो आर्टिकल 165। आप इसमें नेवासी प्लस कर दीजिए। जब आप इसमें नेवासी प्लस करोगे तो राज्यों के अंदर आपके क्या होते हैं, तो राज्यों के अंदर होते हैं आपके क्या, महाअधिवक्ता। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। इसकी नियुक्ति करता आपका कौन, तो इसकी नियुक्ति करता आपका कौन, राष्ट्रपति। और ये जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति करता आपका कौन, राज्यपाल। राज्यपाल इसकी क्या करेगा, आपकी नियुक्ति करेगा। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपके राज्यपाल के द्वारा। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो ये प्रसाद पर्यंत कार्य करता किसके, आपके राष्ट्रपति के। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, महाअधिवक्ता, तो ये करता आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो मैंने आपसे पूछा था कि किस आर्टिकल में राज्य महाअधिवक्ता का प्रावधान है, तो उस आर्टिकल का नाम होगा आपका क्या, आर्टिकल 165। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 165 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। आपको अगर एप्लीकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जो आपको नंबर बताया उस नंबर पे आप कल फोन कर लीजिएगा, वो आपको पूरा मार्गदर्शन कर देंगे कि अगर आपको लेक्चर शो नहीं हो रहे हैं तो। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते, तब स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब। आप आर्टिकल 127 पढ़े होंगे। आर्टिकल 127 में आपके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, एडहॉक जिसे बोलते हैं हम। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 127 में दे के रखा है। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों करते हैं, क्यों की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में देखते हैं। पहली बात समझिएगा, हमारे न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी, आपकी 33। ये जो 33 है ये न्यायाधीशों का एक कोरम है, मतलब आपके न्यायाधीश है पूरे। कभी मान के चलिए एक साथ 10-12 न्यायाधीश रिटायर हो जाए, तब यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 13 न्यायाधीश भी अगर एक साथ रिटायर हुए तो कितने बचेंगे आपके, 20। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य की अधिकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य की अधिकता है, तब भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
किससे परामर्श करने के पश्चात, आपके राष्ट्रपति से परामर्श करने के पश्चात, कोरम पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करने के पश्चात किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त कर सकेगा। तो वहां न्यायाधीश आपके कहलाएंगे कौन से न्यायाधीश? आपके तदर्थ न्यायाधीश। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का अगर कोरम पूरा नहीं होता, उस स्थिति में आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों को किसके अंदर नियुक्त करता? आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सेशन कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल का मैंने जो आपके लिए टॉपिक रखा है वो रखा आपका क्या? अधीनस्थ न्यायालय। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कब? कल, आज नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? संपूर्ण मंत्री परिषद की हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य मंत्री परिषद है वहां किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक्ट की वीडियो डलवा दूंगा मैं आज या कल शाम तक, एक्ट की वीडियो आपकी अपडेट हो जाएगी। जल्दी बताइए, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपने आर्टिकल 75(3) पढ़ा है, आर्टिकल 75(3), इधर 75(3) करते हैं और इधर आप कर लीजिए 164(3). यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण जो केंद्र की मंत्री परिषद होती है वहां किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ उत्तरदायी होती है आपके किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लेकिन आप यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद की बात करोगे, अर्थात हमारे हर राज्य के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो द्वैत शासन पद्धति है, अर्थात केंद्र का शासन भी है और राज्यों का शासन भी है, तो राज्य के अंदर भी आपकी मंत्री परिषद होती है। और जो राज्य मंत्री परिषद होती है वहां ध्यान रखिएगा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है आपकी किसके? विधानसभा के प्रति। एक और बात याद रखिएगा, संपूर्ण मंत्री परिषद केंद्र की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य की संपूर्ण मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और हमेशा एक मंत्री, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूर्ण मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो एक मंत्री हमेशा उत्तरदायी होता है आपके किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और यहाँ पे आपके किसके प्रति होगा आपका एक मंत्री उत्तरदायी? तो यहाँ पे होता है आपका किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। तो केंद्र में एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति और राज्य के अंदर राज्यपाल के प्रति। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए मुझे कि मंत्री परिषद राज्य की किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, वहां होती है आपकी विधानसभा के प्रति। जिन लोगों ने इसका आंसर विधानसभा दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप जानते हो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे संवैधानिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। संवैधानिक मामलों में आपकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। संवैधानिक मामलों में जब कोई अपील होती है तो आपको ये बताना है कि उस अपील की सुनवाई कितने न्यायाधीश करेंगे, कितने न्यायाधीशों के द्वारा उस अपील की आपकी सुनवाई की जाती है। तो कितने न्यायाधीश उस सुनवाई को करेंगे? तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर संवैधानिक मामलों में अपील होती है तो कितने न्यायाधीशों को कम से कम सुनवाई करनी ही होगी? इससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो पहली बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो सुनवाई करने का संवैधानिक मामलों में जो सुनवाई करते हैं वो कितने न्यायाधीश करते हैं? आपके यहाँ पर 5 न्यायाधीश करते हैं। और एक वाद है जिसका नाम है आपका क्या? केशवानंद भारतीवाद। एक नाम है गोलकनंद वाद। केशवानंद भारतीवाद में अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी। संवैधानिक पीठ का मतलब क्या होता है? ये जो आपके संवैधानिक मामलों के अंदर जो 5 या 1 न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई करती है, संवैधानिक मामलों में जो न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई करती है
उस संपूर्ण बेंच को हम संवैधानिक पीठ बोलते हैं। तो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ अभी तक केशवानंद भारती के बाद में बैठी थी। कितने न्यायाधीशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था? आपके 13 न्यायाधीशों ने। ध्यान रखिएगा, संख्या हमेशा विषम में होगी, कभी भी सम में संख्या नहीं होगी, क्योंकि मामला बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत आपका विषम पे ही जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कोरम वाली जो संख्या अधिकांश जो आपकी संख्या होती है अधिकांशतः विषम में होती है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी बैठी थी 13 में। लेकिन अभी तक हमेशा ध्यान रखिएगा, संवैधानिक मामलों में अगर किसी भी मामले की सुनवाई होगी तो कम से कम 5 तो होना चाहिए, अधिकतम आपकी जितनी भी हो सकती है, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बैठी आपकी गोलकनाथ बाद में, गोलकनाथ बाद में आपका था। अगला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? मैंने आपसे पूछा है कि विधानसभा किस किसके निर्वाचन में आपकी भाग लेती है, तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। रंजीत सिसोदिया जी, मैं एमपी कंप्लीट करवा चुका हूं। अब जब एसआई की वैकेंसी आएगी तब चलाएंगे एसआई के लिए एमपी की क्लासेस, अभी नहीं। चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में आपकी भाग लेती है। अब यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में। सही उत्तर चुन के बताइए, ए बी सी डी, कौन सा उत्तर आपका इसमें से सही होगा? जो विधान परिषद के सदस्य वहां किस किस के निर्वाचन में आपके यहाँ पे भाग लेते हैं, सभी लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर कि किसके निर्वाचन में हमारी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की, विधानसभा के सदस्य किस किस के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसे आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहला समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद आप 55 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 55 नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 54 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दे के रखा है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन कराते हैं वो कराते हैं आपके कौन? विधानसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में बिल्कुल सही है, क्योंकि 1/3 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद के सदस्य तो कहां से चुन के जाते हैं? तो राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनकर पहुंचाती है हमारी विधानसभा। तो इन तीनों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के में, राज्यसभा के सदस्यों में, विधान परिषद के में, अर्थात 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 यहाँ पे विकल्प बी आपका मैच करता है। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13वां। इसका आंसर दीजिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तब उसके विवाद की जो निर्णय की सुनवाई करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि उसकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है? परामर्श अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, मूल अधिकारिता या रिट अधिकारिता? जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से जो आपकी राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच की विवाद होंगे उसके सुनवाई के अधिकार किसके तहत आते हैं? आर्टिकल जब आप 131 पढ़ते हो तो सुप्रीम कोर्ट का आपका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, कौन सा अधिकार देके रखा? आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है किस आर्टिकल में? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन देके रखा आर्टिकल 131 में। अब यहाँ पे प्रारंभिक शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा, तो प्रारंभिक का मतलब है आपका क्या? मूल अधिकारिता, मूल क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच के ऐसे मामले, एक साइड केंद्र सरकार हो, एक साइड राज्य सरकार, एक साइड केंद्र और राज्य और एक साइड राज्य सरकार, एक साइड केंद्र राज्य और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, उन 3 मामलों में जो सुनवाई करने का अधिकार होता है वो सिर्फ किसको होता है? आपके सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो वित्त के बंटवारे हैं, जो जल के बंटवारे हैं, उससे संबंधित विवाद आपके इसकी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मूल अधिकारिता लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अपवाद जरूर याद रखिएगा, नदी जल विवाद नहीं आएगा,
राजस्व के बंटवारे से संबंधित नहीं आएगा। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के बंटवारे से संबंधित विवाद इसके अंतर्गत नहीं आते। सिर्फ कुछ ही मामले जो आपके देखे रखे कि केंद्र सरकार के बीच कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट करता है, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, आपकी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता या मूल अधिकारिता। इसलिए जिन लोगों ने आंसर ठीक दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? कल भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको प्रधानमंत्री के दायित्व का आर्टिकल पता है तो आप अपने आप इसके आर्टिकल को बता सकते हो। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों का वर्णन करता है। सभी लोगों को आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद होगा जो मुख्यमंत्री के दायित्वों का वर्णन करेगा। 162, 164, 165 या 167? अब यहां पे देखिएगा, अगर आपको आर्टिकल कल का 78 आर्टिकल पता है, आर्टिकल 78, यहां पे आपका किसका कर्तव्य देके रखा था? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यहाँ पे क्या था आपका? तो यहाँ पे था आपका क्या? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसमें आप 89 प्लस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 167। 167 में किसका कर्तव्य देके रखा है? तो यहाँ पे देके रखा है आपका क्या? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल 167 में देके रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कल क्या बताया था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसके द्वारा प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों से समय समय पर आपके राष्ट्रपति को अवगत कराए। अगर किसी मामले पर सलाह राष्ट्रपति ने मांगी है तो प्रधानमंत्री उसे देने के लिए बाध्यकारी है। वैसा यहाँ पे कर दीजिए, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराए। अगर किसी विषय पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से सलाह मांगी है तब उस विषय पर आपका मुख्यमंत्री सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। तो मैंने तो आपसे सिर्फ आर्टिकल पूछा था। जिन लोगों ने आर्टिकल 167 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन से वाद में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? गोलकनाथ, ए.के. गोपाल, केशवानंद भारतीवाद या मेनका गांधीवाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी तरफ से कोई बफरिंग नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपके उधर आप ही के यहाँ नेट में गड़बड़ होगी, यहां से कोई बफरिंग नहीं है। जल्दी बताइए किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब यहाँ पे देखिए, मूलभूत ढांचा सिद्धांत क्या होता है? पहले तो आप समझिए, एक वाद है, उस वाद का नाम है आपका क्या? केशवानंद भारतीवाद। ये जो केशवानंद भारतीवाद है 1973 का है, 1973 का। पहली बात तो मूलभूत ढांचा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा हाथ, ये मेरे हाथ और मेरे पैर, ये मेरा मूलभूत ढांचा है। अगर मेरे हाथ और ये पैर दोनों निकाल दिए जाए तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मूलभूत ढांचे पर खड़ा हूं। ऐसे ही आपके संविधान का भी मूलभूत ढांचा है, मतलब संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकते। अगर आपने उन प्रावधानों को बदल दिया तो आपको आने वाले समय में नया संविधान बनाने की जरूरत लगेगी। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका संरक्षण जरूरी है। जैसे मैंने आपको मेरे शरीर के हाथ पैर मूलभूत ढांचे बताए, अगर ये हाथ पैर ना हो तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊं। ऐसे ही आपके संविधान के मूलभूत ढांचे भी हैं। तो मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया था वो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। मूलभूत ढांचा सिद्धांत संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है। इसका जो निर्धारण किया जाता है, निर्धारण करता आपका कौन? तो मूलभूत ढांचे का निर्धारण किया जाता है आपके किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ प्रावधान में आपको मूलभूत ढांचे के बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अगर आपने आर्टिकल 32 पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहां संविधान का मूलभूत ढांचा, अर्थात संसद इसे ना तो हटा सकती ना ही बदल सकती। दूसरा आप देखिएगा, संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है। हमारी संसदीय प्रक्रिया भी मूलभूत ढांचे का भाग है। तो ऐसे कुछ मामले जिसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने करा है
कि भैया ये हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का निर्धारण होगा। कभी आपसे पूछा जाए कि मूलभूत ढांचे का निर्धारण कौन करता है, तो कभी भी संसद आंसर मत लगाना, आपको आंसर उसका लगाना होगा सुप्रीम कोर्ट। संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिनका संरक्षण जरूरी है, और वही प्रावधान आपके मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मूलभूत ढांचा क्या होगा। मूलभूत ढांचा सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अगले, तो इसका आंसर होगा केशवनंद भारतीवाद। सबसे बड़ी पीठ बैठी थी जिसमें 13 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया था। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, जल्दी कमेंट करके बताइए। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? चलिए, जिसमें बफरिंग हो रहा है वो एप्पल फोन ले लो। अरे एप्पल फोन की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी फोन में चला लीजिए। बफरिंग फोन से नहीं होता, नेटवर्क से होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं बोल रहा हूं विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। यहाँ पे आप देखिएगा, जो आपकी विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु देखना हमें, विधानसभा के बाद विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु देखना हमें। विधानसभा के जो सदस्य रिटायर होते हैं वो ध्यान रखिए, सॉरी बनते, रिटायर नहीं होते ना, रिटायरमेंट की कोई आयु नहीं, यहाँ पे 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने विधानसभा का पूछा है, तो विधानसभा के लिए कितने वर्ष बताइए, मैंने 25 वर्ष। जिन लोगों ने आंसर 25 वर्ष लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसको द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? कई बार डिस्कस हुआ अपनी इसी क्लास में, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जल्दी बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? और साथ में आपको यह भी बताना है, इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का जन्मदाता आर्टिकल 12 से लगा के 35 के बीच का एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम भी बताना है। मैंने पूछा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है, और आर्टिकल 12 से 35 उस न्यायिक पुनरावलोकन की, अर्थात आर्टिकल 137 का जन्मदाता इन आर्टिकल के बीच में, उसका भी नाम आप टाइप करके बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। 32, 13, 137 ए आंसर, सभी लोगों को आंसर देना है। निशा जी 32 बताए हमें, सुखवीर जी ने आंसर 32, अभिलाष रघुवंशी 137 32 बता रहे। चलिए मैं बता देता हूं, अब 32 आंसर कभी मत लगाना, पहली बात तो ये याद रखना। ये जो आप आर्टिकल 137 देखते हो, पहले हम इस आर्टिकल 137 की बात करते हैं। आर्टिकल 137 क्या है? आर्टिकल 137 समझिएगा, आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। अगर वहां कानून संविधान से इतर होते हैं, अर्थात संविधान की शक्तियों को कम करते हैं, तो वहां उसे क्या कर सकती है, आपकी समाप्त कर सकती है। और अगर उस न्यायालय मना कर देता तो उसके बाद उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आप जन्मदाता मानते हो, आर्टिकल 13 के तहत आप देखिएगा, आर्टिकल 13(2) पढ़िएगा, संविधान पश्चात विधियां, अर्थात राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करती है। अगर उसने ऐसी विधि का निर्माण करा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अनुच्छेद 137 की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे क्या कर देगा, आपका समाप्त कर देगा। इसलिए आर्टिकल 137 का जन्मदाता आर्टिकल 13 है। जिन लोगों ने आर्टिकल 13 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 137। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 18। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि अगर विधानसभा के सदस्य में किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता या कोई भी निर्भरता या अयोग्यता आ गई है, उसका निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय, आप आर्टिकल 103 पढ़िए। आर्टिकल 103 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 103 में लिखा है कि अगर संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी अयोग्यता से ग्रसित हो जाता है
तो उस अयोग्यता का विनिश्चय करता आपका कौन? तो यहाँ पे विनिश्चय करता आपका कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसमें किससे सलाह करता है? तो राष्ट्रपति इसमें सलाह लेता आपके किससे? निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है आपका कौन? राष्ट्रपति। अगर कोई संसद के सदस्य में कोई अयोग्यता आ गई, दिवालिया हो गया, पागल हो गया, आपके कहीं से लाभ का पद धारण कर लिया, ये अयोग्यता है, अगर इस प्रकार की अयोग्यता से ग्रसित हुआ तो अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग से सलाह करता है। यहाँ पे आपके संसद के सदस्यों की अयोग्यता थी, ऐसे आपके राज्य के विधानमंडल के सदस्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई अयोग्यता आ जाती है तो उस अयोग्यता का जो निर्धारण करता है, तो यहाँ पे अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है आपके किसके द्वारा? तो अयोग्यता का निर्धारण करेगा आपका कौन? राज्यपाल। किससे सलाह लेगा? तो राज्यपाल लेगा आपका किससे सलाह? राज्य निर्वाचन आयोग से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यपाल लगाया है, क्योंकि सलाह करता है राज्य निर्वाचन आयोग से, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपसे विधानसभा का पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने आंसर राज्यपाल दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? जल्दी कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 127, 122, आर्टिकल 127 है, 122 है, 126 है, या और कोई सा आर्टिकल है? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि किस अनुच्छेद के द्वारा आपकी न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच करने से संबंधित बात कही गई, मना कही गई है। सभी लोगों को इसका आंसर देना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप आर्टिकल देखोगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा किस अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। आप आर्टिकल 127 पढ़िए, आर्टिकल 122 आप देखिए, आर्टिकल 126 और आर्टिकल 139। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, तदर्थ न्यायाधीशों की क्या दे के रखिए? आपकी नियुक्ति। अनुच्छेद 122 में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि हमने देखा किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। आप देखते हो संसद की कार्यवाही चलती है और उस संसद की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई, क्योंकि आप देखिए कई सांसद लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो स्पष्ट आर्टिकल 122 में लिखा है कि न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा। और इसके पहले आर्टिकल 121 में यह भी लिखा कि भैया संसद के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होगी अगर न्यायाधीशों ने किसी भी प्रकार के न्याय करते संबंधित कोई कार्य किया है तब। तो ना तो न्यायालय के कार्यों में संसद हस्तक्षेप कर सकती है और ना ही संसद के जो कार्यवाही है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आर्टिकल 122 आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? आर्टिकल 122। इसलिए जिन लोगों ने आंसर 122 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, इस पे याद रखिए राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का आपका मनोनयन किया जाता है। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि जो आपकी विधान परिषद होगी उसमें कितने सदस्यों का मनोनयन आपका राज्यपाल करता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एक अच्छे से अनुच्छेद उदाहरण से समझाता हूं। मान के चलिए किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। कितने सदस्य विधान परिषद के अंदर? तो विधान परिषद के अंदर सदस्य टोटल हमने मान लिए 60 है। अब इस 60 का 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुनकर पहुंचाए जाएंगे? तो 1/3 सदस्यों का चयन करेगी आपकी कौन? विधानसभा के सदस्य। 1/3 सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 1/3 आप 60 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर? तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 20, क्योंकि 3 दूनी 6, 20 सदस्यों विधानसभा से,
60 टोटल सदस्य और इन 60 सदस्यों का अब हमें निर्वाचन करवाना है। 1/3 सदस्य चुन के जाते हैं आपके किससे? स्थानीय निकाय से। 1/3 सदस्यों का चयन स्थानीय निकाय से होता है, अर्थात 20 सदस्य आपके स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत से चुनकर जाते हैं। 1/6 सदस्य 1/12, 1/6 की बात बाद में करेंगे। 1/12 सदस्य होते हैं स्टूडेंट, लेकिन ऐसे जिनके पास 3 वर्ष का ग्रेजुएशन वाला डिप्लोमा है। 2 वर्ष का ITI काम नहीं देगा ना, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जब आप इसमें भाग दोगे तो ये होते आपके कौन? स्टूडेंट, लेकिन इनके पास क्या होनी चाहिए? आपके डिग्री, 3 वर्ष की डिग्री। 2 वर्ष की डिग्री काम नहीं करेगी, तो 5 सदस्य आपके स्टूडेंट होते हैं। प्लस आप यहाँ पे देखिएगा 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो टीचर होते हैं। कौन होते हैं? आपके टीचर, जो माध्यमिक शिक्षा से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं। 5 सदस्य वहां से चुनकर जाते हैं। और ध्यान रखिएगा 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, वहां मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र कौन कौन से? कला, कला के बाद एक कौन सा क्षेत्र होता है आपका? साहित्य, साहित्य के बाद एक कौन सा क्षेत्र होता है आपका? विज्ञान, और विज्ञान के बाद एक होता आपका क्या? समाज सेवा, समाज सेवा के बाद एक और इसमें नया जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा आपका क्या? सहकारिता। अब आप देखिएगा पूरे सदस्य देखिएगा, अब 1/6 से भाग दोगे तो 10 सदस्य किसके द्वारा चुन के पहुंचाएगा? राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए 20, 20 दून 40, 40 10 50 और 50 10 60, 7 सदस्यों का क्या होगा? आपका निर्वाचन। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विधान परिषद का निर्वाचन कैसे होता है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल से समझाया। और मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि राज्यपाल कितने को मनोनीत करता है, तो राज्यपाल 1/6 को मनोनीत करता है। और जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। समझ में आई बात आपको? उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए मैंने टाइम देके अच्छे से आपको समझाया। एग्जाम्पल भी आपके पास 60 लिखा हुआ है, आप पूरा संख्या जोड़ लीजिए, आपका 60 पूरा आंसर आ जाएगा। राज्यपाल ने 1/6 सदस्यों का क्या करा? आपका मनोनयन करा है। जल्दी क्वेश्चन को थोड़ा खत्म करते, क्लास का टाइम भी हो रहा है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपयुक्त सभी को। जल्दी कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कानूनी मामलों पर सलाह लेना हो तो कौन लेगा? आर्टिकल का नाम भी बताना है आपको। अब यहां देखिएगा, अगर आप आर्टिकल 143 पढ़ोगे, आर्टिकल 143, यहां से आपके सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति देके रखी आपको। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति देखिए रखी आपके किससे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मांगता है तो ना तो सुप्रीम कोर्ट उस जानकारी को देने के लिए बाध्यकारी है, ना ही मानने के लिए बाध्यकारी। लेकिन एक कंडीशन में मानना और देना दोनों, देना तो बाध्यकारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। संविधान के लागू होने से पूर्व के संबंध में किसी भी संधि एवं समझौते से संबंधित, संविधान लागू हुआ उससे पूर्व के किसी संधि, समझौते या किसी कानून से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति ने किससे जानकारी मांगी है? सुप्रीम कोर्ट से। तब सुप्रीम कोर्ट उस जानकारी को देने के लिए आपका बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति उसे मानने के लिए आपका बाध्यकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 में दे के रखी है। तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर, कानूनी मामले पर अगर सलाह राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से मांगता है तो उच्चतम न्यायालय को देना है। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका क्या? राष्ट्रपति। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो जल्दी कमेंट। चलिए अब चल गया है, अब नहीं होगी बफरिंग। अब आप आर्टिकल 169 देखिएगा। आर्टिकल 169 में लिखा है विधान परिषद का सृजन, कि हमें अगर विधान परिषद का सृजन करना हो तो क्या होगा?
यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और संसद उस पर सहमति दे दे, तब किसी भी राज्य के अंदर आपके विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर 169 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या 169। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 23। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया? आप अगर देखिएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट की संख्या में, अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में अगर वृद्धि करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि यहाँ पर कौन करेगी? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायमूर्ति, संसद या विधि कंपनी कार्य मंत्रालय? सभी लोगों को इसका आंसर बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हमें अधिकारिता में वृद्धि करनी है तो कौन करेगा? स्पष्टता यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, संसद के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल आप 138 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 138 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता में वृद्धि होती है वह आर्टिकल 138 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? बताइए, क्या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद? इनमें से कौन सा एक ऐसा सदन है जिसे हम समाप्त कर सकते हैं? सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि कौन सा सदन है जिसका आपका समाप्त किया जा सकता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखिएगा, आप जब आप आर्टिकल विधान परिषद देखते हो तो आर्टिकल 169 में स्पष्टता ये बात लिखी है कि अगर राज्य का विधानसभा इस बात का प्रस्ताव पारित कर दे, कौन? आपकी विधानसभा, और उस पर आपकी कौन सहमति दे दे? सिर्फ उस पर आपकी संसद की सहमति साधारण बहुमत से लग जाए, तब ऐसी स्थिति के अंदर राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर विधान परिषद लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य सरकार का कार्यपालिका अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? सिंपल सा आंसर है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिव या मुख्य सचिव? सभी लोगों को आंसर बताना है। बस 2 मिनट की क्लास और जल्दी समाप्त कर दूंगा। अब देखिएगा कौन होता प्रमुख, तो यहाँ पे आपके राज्य सरकार का प्रमुख होता आपका कौन? राज्यपाल। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। 5 मिनट रुक जाइए बस। विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोका जा सकता है? आपके यहाँ पे जिन भी राज्यों के अंदर 2 सदनात्मक व्यवस्था अर्थात विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, वहां किसी विधेयक को कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 माह? जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए कि विधान परिषद कितने माह तक किसी विधेयक को रोक सकती है। ध्यान रखिएगा टोटल अवधि यहाँ पे 4 माह है, लेकिन पहली बार में आपकी 3 माह तक और दूसरी माह में आपके कितने माह तक? 1 माह तक। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिए 4 माह तक आपकी क्या कर सकती है? आपकी रोक सकती है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 4 माह लगाया, अधिकतम अवधि पूछी है मैंने, न्यूनतम नहीं पूछी है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? 4 माह। पहली बार में 3 माह, अगली बार में 1 माह, तो टोटल आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका? 4 माह। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता? कहाँ डांस हो रहा है? मिस्टर बोल रहे सर आप डांस करने जाओगे? कहाँ डांस हो रहा है? चल चलेंगे अपन डांस करने। बस निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो सिंपल सा याद रखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो आपके भारत का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सॉरी राज्यों के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, भारत नहीं ना, राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वहां मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, सॉरी राज्यपाल को क्या दिलाता? आपका शपथ दिलाता है। इसलिए जिन लोगों ने उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर दीजिएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? जो आपकी राज्य की विधानसभाएं होती है, विधानमंडल होता है, उस विधानमंडल का उच्च सदन बता दीजिए कौन सा होता है। जल्दी सभी लोगों को आपको इसका आंसर पता होगा। सिंपल सा आंसर है, विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होगा? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम विधानमंडल देखें तो विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है। एक होता है आपका क्या? विधानसभा, और एक होती है आपकी क्या? विधान परिषद। एक होती है आपकी क्या? विधान परिषद। ये जो विधान परिषद होती है इसे हम बोलते हैं कौन सा सदन? इसे बोलते हैं हम आपका क्या? उच्च सदन। और जो विधानसभा होता है, इस विधानसभा को बोलते हैं हम आपका क्या? निम्न सदन।
और एक बात याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्रथम सदन, ये प्रथम सदन होता है, और ये वाला होता है आपका कौन सा, द्वितीय सदन। लेकिन मैंने आपसे उच्च सदन की बात की है। जिन लोगों ने इसका आंसर विधान परिषद लगाया, विधान पालिका परिषद, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसका वेतन और भत्ते कैसे दिए जाते हैं? तो उस राज्यपाल की उपलब्धि और वेतन भत्ते कैसे देंगे? राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए, डांस आपको नहीं आता, मेरे को डांस आता है, मैं कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। मान के चलिए मध्य प्रदेश का राज्यपाल है लालजी टंडन, अगर इन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हम एमपी का राज्यपाल भी बना दे और साथ में आपके छत्तीसगढ़ का राज्यपाल भी बना दे तो इनके वेतन और भत्तों का संबंध में आपका राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा कि इसके वेतन और भत्ते दोनों राज्य से दिए जाएंगे। लेकिन निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो इसका उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर दीजिएगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से एक कौन सा कथन सत्य नहीं है? वहां राज्य की विधायिका का अंग होता है, वहां मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है। तो जल्दी बता दीजिए कौन सा एक इसके अंदर सही नहीं है। सिंपल से आप आर्टिकल देखिएगा, आप आर्टिकल 72 में पढ़िए, यहाँ पे आपके राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति देके रखी है, और यहाँ पे आप आर्टिकल 161 पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपके राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति देके रखिए। 5 प्रकार की यहाँ पे शक्ति है। सबसे पहले आपका कौन सी शक्ति होगी? यहाँ पे होगा आपका क्या, क्षमा। क्षमा के बाद हो जाएगा आपका क्या, लघुकरण। लघुकरण के बाद आ जाएगा आपका क्या, परिहार। परिहार के बाद आ जाएगा आपका क्या, प्राविलंब। प्राविलंब, और प्राविलंब के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, विराम। यहां पर भी बेसिक के बेसिक कॉपी कर दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल सिर्फ एक चीज को क्षमा नहीं कर सकता, वो है आपका क्या, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड को राज्यपाल क्या नहीं कर सकता? आपका क्षमा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वहां मृत्यु दंड को क्षमा करता है, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका यहीं पर गलत होता है। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की पावर नहीं है, सिर्फ मृत्यु दंड को क्षमा करने की पावर नहीं, बाकी क्षमा कर सकता है। लघुकरण भी कर लेगा, परिहार भी कर लेगा, प्राविलंब भी कर लेगा, विराम भी कर लेगा, क्षमा का भी यूज कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में क्षमा का यूज राज्यपाल नहीं कर सकता। साथ ही साथ सेना न्यायालय की सेना न्यायालय ने किसी प्रकार का दंड दिया, उस मामले भी आपका राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। कल के क्लास का टाइम बता देता हूं मैं आपको। कल आपको जो पढ़ के आना है वो पढ़ के आना है आपके राज्यों के हाईकोर्ट। राज्यों के अंदर आपके हाईकोर्ट पढ़ने हैं, आपको अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो कल जल्दी आप इसको पढ़ के आइएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई क्योंकि थोड़ा ज्यादा चीजें थी, ज्यादा समझाना था, फिर भी और भी 20 मिनट खिंच जाती अगर मैं जल्दी नहीं करता, इसलिए क्लास जल्दी समाप्त करनी पड़ी। ये हमारी पीएससी का आपका कोर्स है आप लोगों के लिए, जिन लोगों को लेना हो, जिन लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही हो, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हो, कोचिंग जा पाने की सुविधा ना हो, बहुत अच्छे वीडियो बने इसके अंदर। पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, और भी सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। इसके अंदर आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी दिया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स आपकी होम डिलीवरी घर करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज अभी आपको ऑफर चल रहा है, इसमें आपको फ्री दी जाएगी, 555 रुपए में आपको प्राप्त होंगे। जो हमारे लोग पुराने कोर्स से जुड़े हैं उन्हें हमने 999 रुपए में उनके घर नोट्स पहुंचाए हैं, और जिन लोगों को नोट्स अलग से लेना बिना कोर्स कुछ के उन्हें 1999 रुपए में नोट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। ये सभी चीजें आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पे प्राप्त होगी, जो कि आपके प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसके लगभग 114 टेस्ट अभी तक डल चुके हैं, जिसके अंदर 100 सब्जेक्टिव टेस्ट होने, 25 आपकी एफएलटी होगी, 599 रुपए में आप प्राप्त होगी। आप इस नंबर पर फोन कर लीजिए या आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज किसे ज्वाइन करनी है।
तो कल आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।